Hello and welcome to my class. I am Dr. Rohitashra Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dunga College, Bikaner. Today I will discuss process of diffusion. आज मैं विसरण की प्रक्रिया के बारे में बात करूंगा। सर्वप्रथम विसरण की परिभाषा की यदि हम बात करें तो diffusion is the tendency on the part of molecules, atoms, ions of gases, liquids and solids to get evenly distributed throughout the available space on account of their random kinetic motion. विसरण किसी भी गैस, द्रव या ठोस के अणुओं, परमाणुओं या आयनों का उनमें निहित गतिज ऊर्जा के कारण माध्यम में समान रूप से वितरित होने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। यानी किसी भी पदार्थ के अणु, चाहे वो गैस हो, द्रव हो, ठोस हो, वह उनमें एक गतिज ऊर्जा निहित होती है। इस गतिज ऊर्जा के कारण उनमें निरंतर गति होती है, वह निरंतर गतिशील बने रहते हैं और इनके इस निरंतर गति के कारण जिस भी माध्यम में वह उपस्थित होते हैं, उस माध्यम में कुछ समय के पश्चात वह समान रूप से वितरित हो जाते हैं। समान रूप से वितरित होने की यह जो प्रवृत्ति पाई जाती है, इसी को विसरण कहा जाता है। विसरण की यह क्रिया कणों में उपस्थित गतिज ऊर्जा के कारण होती है, या कणों में जो गति होती है वह उनमें उपस्थित गतिज ऊर्जा के कारण होती है। रैंडम काइनेटिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन देम। विसरण के सामान्य उदाहरण से सामान्यतः हम परिचित हैं। उदाहरण के लिए यदि एक पानी से भरे बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल डाले जाएं, तो कुछ ही समय में प्रारंभ में हमें यह पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल बीकर में, जल में किसी एक स्थान पर दिखाई देते हैं और उस समय हम धीरे धीरे इनके बीकर में जल के दूसरे भाग में वितरित होने की क्रिया को आसानी से उसका अवलोकन भी कर सकते हैं। कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि यह पोटेशियम परमैंगनेट के कण पूरे माध्यम में समान रूप से वितरित हो जाते हैं और जल का रंग पूर्णतः गुलाबी हो जाता है। तो यह एक विसरण की क्रिया है। इसी प्रकार से उदाहरण के लिए यदि हम किसी कमरे में परफ्यूम की बोतल खोलते हैं, तो कुछ ही समय में परफ्यूम की सुगंध पूरे कमरे में वितरित हो जाती है। तो यह सभी जो है वह विसरण की क्रिया के कारण ही होता है। विसरण की एक अन्य परिभाषा भी दी जा सकती है। Diffusion is also defined as the movement of the particles of different substances from the region of their higher concentration, free energy or diffusion pressure to region of their lower concentration, free energy or diffusion pressure. किसी भी पदार्थ के कणों का अपनी अधिक सांद्रता या अधिक मुक्त ऊर्जा या अधिक विसरण दाब वाले क्षेत्र से कम सांद्रता, कम मुक्त ऊर्जा और कम विसरण दाब वाले क्षेत्र की ओर गति को विसरण कहा जाता है। तो तीन कारक इसमें हम बात कर सकते हैं, एक सांद्रता, दूसरा मुक्त ऊर्जा और तीसरा विसरण दाब। किसी भी पदार्थ के जो कण होते हैं वह अपनी अधिक सांद्रता, मुक्त ऊर्जा या विसरण दाब वाले क्षेत्र से उस क्षेत्र की ओर गति करते हैं जिस क्षेत्र में उनकी सांद्रता कम होती है या मुक्त ऊर्जा कम होती है या विसरण दाब कम होता है। इसी क्रिया को विसरण कहा जाता है। जब विसरण की क्रिया के फलस्वरूप किसी भी पदार्थ के कण उस माध्यम में समान रूप से वितरित हो जाते हैं, तो एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है और यह जो साम्य होता है वह एक गतिज साम्य होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। When the particles of diffusing substance get evenly distributed, a state of dynamic equilibrium is reached. In dynamic equilibrium state, net movement of particles stops, although random movement of particles still continues. तो यह जो गतिज साम्य की अवस्था होती है, इस गतिज साम्य की अवस्था में विसरण बंद नहीं हो जाता है। विसरण यानी कणों की गति अभी भी निरंतर चल रही है, लेकिन चूंकि अब पदार्थ के कण पूरे माध्यम में समान रूप से वितरित है, तो किसी एक विशिष्ट दिशा में अब
विसरण की क्रिया बंद हो जाती है या गति बंद हो जाती है। जब तक सांद्रता में अंतर रहता है तो एक दिशा रहती है गति की कि पदार्थ के कण जो होंगे वह अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अधिक संख्या में गमन करते हैं। लेकिन जब वह वितरण समान हो जाता है, सभी स्थान पर सांद्रता या मुक्त ऊर्जा या विसरण दाब समान हो जाता है, तो अब सभी दिशाओं में कणों की गति समान रूप से होती है। तो इस कारण से किसी एक विशिष्ट दिशा में अब गमन बंद हो जाता है। तो मूवमेंट अभी भी चलता है, पार्टिकल्स की गति या अभिगमन की क्रिया अब भी निरंतर चल रही है, लेकिन किसी विशिष्ट दिशा में नेट मूवमेंट अब बंद हो जाता है। इस स्थिति को डायनेमिक इक्विलिब्रियम या गतिज साम्य की स्थिति कहा जाता है। तो जब माध्यम में कण समान रूप से वितरित हो जाते हैं तो एक गतिज साम्य स्थापित हो जाता है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। नाउ नेक्स्ट इज डिफ्यूजन प्रेशर, विसरण दाब। The pressure exerted by the tendency of the particles to diffuse from the area of its higher concentration to region of its lower concentration is called diffusion pressure. किसी भी पदार्थ के कणों का अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन की प्रवृत्ति के कारण जो दाब निर्मित होता है, उस दाब को ही विसरण दाब कहा जाता है। अर्थात जब कण किसी एक दिशा से दूसरी दिशा में गति करते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो जिस ओर वह गति करते हैं उस ओर एक दाब का निर्माण करते हैं। उनके गति करने की प्रवृत्ति के कारण एक दाब निर्मित होता है, इसी दाब को विसरण दाब कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर। विसरित होने वाले कणों के द्वारा जो दाब निर्मित किया जाता है या दाब उत्पन्न किया जाता है, उसी को विसरण दाब कहा जाता है। एंड दिस डिफ्यूजन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। और विसरण दाब का मान जो होता है वह पदार्थ के कणों की सांद्रता के समानुपाती होता है। जितनी पदार्थ के कणों की सांद्रता किसी माध्यम में अधिक होगी, उतना ही उनमें विसरण की प्रवृत्ति भी अधिक होगी, और जितनी विसरण की प्रवृत्ति अधिक होगी उतना ही उनके द्वारा दाब भी अधिक निर्मित होता है। इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन, स्वतंत्र विसरण। अब यदि किसी माध्यम में एक से अधिक प्रकार के पदार्थ उपस्थित हैं या पदार्थ के कण उपस्थित हैं, तो सभी प्रकार के पदार्थ के कणों के विसरण की क्रिया उस माध्यम में होगी और हर एक पदार्थ के कणों का विसरण उसी माध्यम में उपस्थित अन्य पदार्थ के कणों के विसरण से स्वतंत्र होता है। यानी एक पदार्थ के कणों का विसरण दूसरे पदार्थ के कणों के विसरण को प्रभावित नहीं करता है। इसमें केवल एक ही कंडीशन है कि यह उसी स्थिति में स्वतंत्र विसरण होता है कि जबकि वह दोनों पदार्थ के कण आपस में किसी प्रकार से प्रतिक्रिया ना करते हो, आपस में रिएक्ट ना करते हो। इस क्रिया को यानी एक ही माध्यम में अलग अलग पदार्थ के कणों के एक दूसरे से स्वतंत्र विसरण करने की क्रिया को ही स्वतंत्र विसरण या इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन कहा जाता है। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अनदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मीडियम, प्रोवाइडेड द टू डू नॉट रिएक्ट। उनमें आपस में किसी प्रकार की अंतरक्रिया नहीं होनी चाहिए। The diffusion pressure of the individual substance is in a mixture of substances is known as partial pressure। तो जब किसी माध्यम में एक से अधिक प्रकार के पदार्थ के कण उपस्थित हैं, तो हर एक पदार्थ के कणों का अपना स्वयं का एक विसरण दाब होगा जो कि उनकी सांद्रता के समानुपाती होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि दो प्रकार के पदार्थ के कण उपस्थित हैं, एक पदार्थ की सांद्रता अधिक है, दूसरे पदार्थ की सांद्रता कम है, तो जिस पदार्थ की सांद्रता अधिक होगी उसका विसरण दाब अधिक होगा, जिस पदार्थ की सांद्रता कम होगी उसका विसरण दाब कम होगा। तो प्रत्येक पदार्थ के कणों का यह जो विसरण दाब है, इसी को आंशिक दाब कहा जाता है। तो जिस पदार्थ की सांद्रता अधिक है उसका आंशिक दाब भी अधिक होगा, जिस पदार्थ की सांद्रता कम है उसका आंशिक दाब भी कम होगा। If we take example of plants, then in a photosynthesizing leaf, water vapors and oxygen diffuse out while carbon dioxide enters the leaf depending upon the differences in their partial pressures in the leaf interior and the outside। उदाहरण के लिए एक प्रकाश संश्लेषण कर रही पर्ण की यदि हम बात करें, तो इस पर्ण में से जल वाष्प और ऑक्सीजन रंध्रों से होते हुए बाहर विसरित होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड पर्ण के भीतर प्रवेश करती है। तो जल वाष्प के और ऑक्सीजन के बाहर निकलने का
कारण जो है वह इन दोनों का पार्शियल प्रेशर है जो कि पर्ण के भीतर अधिक होता है। और इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के कणों का पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब पर्ण के बाहर अधिक होता है। तो इस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से भीतर की ओर प्रवेश करती है और जल वाष्प तथा ऑक्सीजन जिनका आंशिक दाब पर्ण के भीतर अधिक है तो वह पर्ण के भीतर से बाह्य वायुमंडल में विसरित होती है। डिफ्यूजन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर अपटेक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स। इसी प्रकार से किसी पादप के द्वारा मूल के द्वारा जो जल का अवशोषण होता है या विलेय पदार्थ के आयनों का अवशोषण होता है वह भी विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन, विसरण के प्रकार। विसरण मुख्यतः दो प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट इज सिंपल डिफ्यूजन, a process in which the substance moves without any help from transport proteins। एक इस प्रकार का विसरण जिसमें विसरण की क्रिया स्वयं पदार्थ के कणों के द्वारा ही होती है, उसमें किसी भी प्रकार के वाहक प्रोटीन का योगदान नहीं होता है। तो किसी भी प्रकार के वाहक प्रोटीन की सहायता के बिना स्वयं ही होने वाला जो विसरण है उसको सरल विसरण या सिंपल डिफ्यूजन कहा जाता है। उदाहरण के लिए जीवाणु कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म में बाहर से पोषक पदार्थों का आना, जल का आना, ऑक्सीजन का आना, यह सभी सरल विसरण की क्रिया के द्वारा होता है जिसमें झिल्ली में उपस्थित या भित्ति में उपस्थित प्रोटीन, वाहक प्रोटीन का कोई योगदान नहीं होता है। द सेकेंड टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। विसरण के दूसरे प्रकार को सुगमित विसरण कहा जाता है। सुगमित विसरण, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जब विसरण की क्रिया में झिल्ली में उपस्थित वाहक प्रोटीन सहयोग करते हैं या दूसरे शब्दों में वाहक प्रोटीन के साथ संलग्न होकर किसी पदार्थ के कण एक ओर से दूसरी ओर गमन करते हैं तो इस प्रकार के विसरण को सुगमित विसरण या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी जो कणों की गति होगी वह उनकी सांद्रता प्रवणता के अनुरूप ही होगी, यानी पदार्थ के कण वाहक प्रोटीन के द्वारा उनकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर ही ले जाए जाते हैं, परंतु विसरण की क्रिया स्वयं की गतिज ऊर्जा के कारण केवल नहीं हो रही है, उस विसरण की क्रिया में झिल्ली में उपस्थित वाहक प्रोटीन के द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। वह कणों से बंधित होकर या कण इन वाहक प्रोटीन से बंधित होकर झिल्ली के दूसरी पार ले जाए जाते हैं, दूसरी ओर ले जाए जाते हैं। हालांकि यह गति जो होगी वह सांद्रता प्रवणता के अनुरूप, यानी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से पदार्थ के कण निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर पदार्थ के कणों का अभिगमन होता है वाहक प्रोटीन की सहायता से। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम इस चित्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं और सिंपल डिफ्यूजन को भी। पहला जो उदाहरण है यह सरल प्रकार का विसरण है। यहाँ पदार्थ के कणों की सांद्रता अधिक है लेकिन झिल्ली में किसी भी प्रकार के वाहक प्रोटीन उपस्थित नहीं है, कण स्वयं ही अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अभिगमन करते हैं, तो यह सरल विसरण कहलाता है। यह सुगमित विसरण का उदाहरण है। यहाँ पर एक वाहक प्रोटीन झिल्ली में उपस्थित होता है, कण इस वाहक प्रोटीन के साथ पहले आबंधित होता है और उसके पश्चात दूसरी तरफ विसरित होता है। तो प्रारंभ में कणों की सांद्रता इस ओर अधिक है और इस ओर कम है। कुछ समय के पश्चात इस वाहक प्रोटीन में से होते हुए कण दूसरी ओर विसरित होते हैं, यानी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं। तो यह क्रिया जब एक वाहक प्रोटीन की सहायता से संपन्न की जाती है तो इसी को सुगमित विसरण कहा जाता है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। डिफ्यूजन इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ मीडियम, डिस्टेंस थ्रू विच डिफ्यूजन अकर्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर। विसरण की क्रिया कई कारकों के द्वारा प्रभावित होती है, जिनमें से पहला कारक है सांद्रता, यानी इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के कणों की संख्या, जिस माध्यम में विसरण हो रहा है उस माध्यम का घनत्व, वह दूरी जिसके बीच विसरण की क्रिया हो रही है, यानी विसरण की क्रिया एक ओर से दूसरी ओर होती है जो सांद्रता प्रवणता के अंतर के कारण होती है। तो वह बिंदु जहां पर सांद्रता अधिकतम है और वह बिंदु जहां पर सांद्रता न्यूनतम है, इनके बीच की जो दूरी है वह भी विसरण की क्रिया को प्रभावित करती है। विसरण तापमान और दाब के द्वारा भी प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसंट्रेशन एज ऑलरेडी डिफाइंड, इट इज
नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में किसी भी पदार्थ के जो कण उपस्थित होते हैं उसको सांद्रता कहा जाता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी मोर रैपिड व्हेन डिफरेंस इन कंसंट्रेशन इज लार्जर, जब सांद्रता में अंतर अधिक होता है तो विसरण की दर भी अधिक होती है। उतना ही पदार्थ की सांद्रता अधिक होगी, उतना ही उसकी मुक्त ऊर्जा विसरण दाब का मान अधिक होगा, उतना ही विसरण की क्रिया भी या विसरण की क्रिया की दर भी अधिक होगी। गैसेस डिफ्यूज मोर रैपिडली देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर स्लोएस्ट टू डिफ्यूज। यदि विसरण की दर की बात करें तो गैसों का विसरण सर्वाधिक तेजी से होता है और उससे कम दर से लिक्विड्स या द्रव तरल पदार्थों का विसरण होता है। ठोस पदार्थों का विसरण सबसे धीमी गति से होता है। डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस, विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स रिलेटिव डेंसिटी। यह ग्राहम का लॉ है। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम R माने और किसी पदार्थ के डेंसिटी को D माने तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ D। यदि विसरण की दर R है, किसी पदार्थ का घनत्व D है, तो विसरण की दर जो होगी अर्थात R वह समानुपाती होगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ D। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी कोई भी पदार्थ जितना अधिक डेंस है, जितना अधिक सघन है, उतना ही उसके विसरण की दर कम होगी। पदार्थ की सघनता अधिक है तो विसरण की दर कम होगी, पदार्थ की सघनता कम है तो विसरण की दर अधिक होगी। यद्यपि इसका उदाहरण सांद्रता में लिखा है, लेकिन इस उदाहरण को हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। एक गैस, लिक्विड और सॉलिड को हम कंपेयर करें तो गैसेस का घनत्व न्यूनतम होता है, ठोस का घनत्व अधिकतम होता है और तरल पदार्थों का घनत्व दोनों के बीच का होता है। तो चूंकि ठोस पदार्थों का घनत्व सबसे अधिक होता है तो इनके विसरण की दर हमेशा कम होती है, और चूंकि गैसीय कणों का या गैस पदार्थ का घनत्व जो होता है वह कम होता है, तो इस कारण से गैसीय पदार्थों के या गैस के कणों के विसरण की दर जो होती है वह तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, और तरल जिनका घनत्व दोनों के बीच का होता है तो उसके विसरण की दर भी गैस और ठोस के विसरण की दर से के बीच की होती है। नेक्स्ट फैक्टर इज परमिएबिलिटी और डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजन मीडियम। तो अभी पहले जो मैंने बात की थी वह बात की थी विसरित होने वाले पदार्थ के घनत्व के बारे में। अब जो ये फैक्टर है यह है जिस माध्यम में विसरण हो रहा है उस माध्यम का घनत्व भी विसरण की क्रिया को प्रभावित करता है। एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो जैसे जैसे वह माध्यम जिसमें विसरण की क्रिया हो रही है उसका घनत्व बढ़ता है, उसकी डेंसिटी बढ़ती है, तो इस माध्यम के द्वारा विसरण की क्रिया के लिए या पदार्थों की गति के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है, और चूंकि प्रतिरोध अधिक होगा तो विसरण की दर कम होगी। अर्थात माध्यम का घनत्व जितना बढ़ता जाएगा उतना ही पदार्थों के विसरण की दर भी कम होती जाएगी। तो अगेन वी कैन से द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजन मीडियम। विसरण की दर जो होती है वह माध्यम के घनत्व के प्रतिलोमानुपाती होती है। माध्यम का घनत्व अधिक होगा तो विसरण की दर कम होगी, माध्यम का घनत्व कम होगा तो विसरण की दर अधिक होगी। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। तापमान के द्वारा भी विसरण की क्रिया प्रभावित होती है। चूंकि तापमान के द्वारा किसी भी पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पदार्थ में विसरण की दर भी, पदार्थ के कणों के विसरण की दर में भी वृद्धि होगी। A rise in temperature increases the rate of diffusion due to increase in kinetic energy of the particles। तो इसको एक सामान्य उदाहरण के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम ठंडे पानी में शर्करा घोलने का प्रयास करें या गर्म पानी में शर्करा घोलने का प्रयास करें तो ठंडे पानी में शर्करा तुलनात्मक रूप से धीरे घुलती है, जबकि गर्म पानी के अंदर शर्करा शीघ्रता से घुल जाती है। तो यह अंतर जो घुलने के समय में है वह इसीलिए है क्योंकि गर्म पानी का तापमान अधिक है, तो वहां शर्करा के कणों की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, विसरण की दर अधिक होती है और इसलिए वह शीघ्रता से घुल जाती है। दाब भी विसरण की क्रिया को प्रभावित करता है। प्रेशर इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वह भी पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है। An increase in pressure also causes an increase in kinetic energy of the diffusing particles। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो विसरण की दर में भी वृद्धि होगी।
सो एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज रेट ऑफ डिफ्यूजन। दाब में वृद्धि से भी विसरण की दर में वृद्धि होती है। एंड नेक्स्ट फैक्टर और लास्ट फैक्टर इज डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, विसरण दाब प्रवणता। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए सिस्टम। विसरण की दर जो होती है वह किसी भी तंत्र के दो बिंदुओं के बीच में जो विसरण दाब प्रवणता होती है उसके समानुपाती होता है। यानी विसरण दाब प्रवणता अधिक होगी तो विसरण की दर अधिक होगी, विसरण दाब प्रवणता कम होगी तो विसरण की दर भी कम होगी। और यह विसरण दाब प्रवणता जो होती है वह दो कारकों पर निर्भर करती है। एक तो डिफरेंस इन डिफ्यूजन प्रेशर एट द 2 पॉइंट्स ऑफ ए सिस्टम, तंत्र में जो दो बिंदु है उन दोनों बिंदुओं के बीच में विसरण दाब का अंतर कितना है, यानी सांद्रता का अंतर कितना है। जैसे पूर्व में भी मैंने बात की थी, अधिकतम सांद्रता का बिंदु और न्यूनतम सांद्रता का बिंदु। तो यह जो दो बिंदु है यहां पर सांद्रता का अंतर कितना है, इस अंतर के विसरण दाब प्रवणता समानुपाती होती है। यानी दो बिंदुओं पर सांद्रता का अंतर जितना अधिक होगा उतना ही विसरण दाब प्रवणता भी अधिक होगी। साथ ही विसरण दाब प्रवणता इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी पर भी निर्भर करती है और दूरी के साथ इसका संबंध जो होता है वह प्रतिलोमानुपाती होता है। यानी अधिकतम सांद्रता वाले बिंदु और न्यूनतम सांद्रता वाले बिंदु के बीच में दूरी यदि अधिक होगी तो विसरण दाब प्रवणता का मान कम होगा, और यदि इन दो बिंदुओं के बीच में दूरी कम होगी तो विसरण दाब प्रवणता का मान अधिक होगा। अर्थात विसरण दाब प्रवणता सांद्रता में अंतर के समानुपाती होती है और दो बिंदुओं के बीच दूरी के प्रतिलोमानुपाती होती है। ओवरऑल डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। यदि समग्र रूप में यदि हम बात करें तो विसरण की दर जो होती है वह विसरण दाब प्रवणता के समानुपाती होती है। इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन फॉर प्लांट। किसी भी पादप के लिए विसरण का क्या महत्व है, तो कई कार्य हैं जो विसरण के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो फर्स्ट इज डिफ्यूजन कीप्स द सेल वॉल्स ऑफ इंटरनल प्लांट टिश्यूज मॉइस्ट। जो पादप शरीर के भीतर, पादप काय के भीतर कोशिकाएं होती है, उनकी कोशिका भित्तियों में जो नमी बनी रहती है वह विसरण के द्वारा ही बनी रहती है। तो कोशिका भित्ति के अंदर भी जल के कण उनकी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर निरंतर गमन करते रहते हैं जब तक कि संपूर्ण कोशिका भित्ति समान रूप से नम न हो जाए। तो यह नमी बनाए रखने में विसरण की क्रिया सहयोग करती है। डिफ्यूजन इज ए मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ आयंस एंड अदर सब्सटेंसेस थ्रू आउट द प्रोटोप्लास्ट। जीव द्रव्य के भीतर पूरे जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार के पदार्थ के कणों का या आयनों का जो वितरण होता है, यह वितरण भी विसरण की क्रिया के द्वारा ही संपन्न होता है। जहां भी उनकी सांद्रता अधिक होती है वहां से वह उस क्षेत्र की ओर गमन कर जाते हैं जिस ओर उनकी सांद्रता कम हो जाती है, और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि संपूर्ण जीव द्रव्य में किसी भी पदार्थ के कण या आयन की सांद्रता समान न हो जाए। ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो डिफ्यूजन प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर्स। इसी प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वह भी वस्तुतः जल वाष्प का विसरण ही है। पर्ण के भीतर सब स्टोमेटल कैविटी में जल वाष्प की सांद्रता अधिक होती है, बाह्य वायुमंडल में जल वाष्प की सांद्रता कम होती है। अतः पर्ण के भीतर से या सब स्टोमेटल कैविटी से उपरंध्रीय गुहिका से जल वाष्प का विसरण बाहर वायुमंडल की ओर निरंतर होता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इसी प्रकार से पादप में स्टोमेटा रंध्रों के द्वारा जो गैसों का विनिमय होता है वह भी विसरण की क्रिया के द्वारा ही होता है। उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो होता है स्टोमेटा के द्वारा, वह विसरण की क्रिया के द्वारा ही होता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से भीतर आती है और ऑक्सीजन भीतर से बाहर विसरित होती है, जबकि श्वसन की क्रिया में इसका विपरीत होता है। तो यह जो क्रिया होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की सांद्रता में अंतर के कारण होती है। इसी प्रकार से परासरण भी एक विशेष प्रकार का विसरण है जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए होता है। ऑस्मोसिस is also a special type of diffusion in which water diffuses through a semi permeable membrane। इसी प्रकार से पुष्पों की सुगंध का वायुमंडल में वितरित होना वह भी विसरण की क्रिया ही है।
तो पुष्प की सुगंध विसरण की क्रिया के द्वारा जब संपूर्ण वायुमंडल में वितरित हो जाती है तो उसी से जो परागण करता जंतु हैं वह आकर्षित होकर के पादप या पुष्प के पास आते हैं और जिससे पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। एरोमा ऑफ फ्लावर्स इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ वॉलेटाइल एरोमेटिक कंपाउंड्स टू अट्रैक्ट पॉलिनेटिंग एनिमल्स। पूर्व में भी मैं बात कर चुका हूं कि पादप में जल का अवशोषण और खनिज आयनों का अवशोषण भी विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। इसमें विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जल और खनिज आयनों का केवल निष्क्रिय अवशोषण ही विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। द पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो टेक प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। इसी प्रकार से फ्लोएम के द्वारा पादप में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण भी किया जाता है। फ्लोएम ऊतक में खाद्य पदार्थों का यह स्थानांतरण भी विसरण की क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। किसी भी पादप में पर्ण में खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है तो वहां इन खाद्य पदार्थों की सांद्रता अधिक होती है और वह भाग, उदाहरण के लिए तना और मूल, वहां पर खाद्य पदार्थ निर्मित नहीं होते तो वहां खाद्य पदार्थों की सांद्रता कम होती है। तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा यह खाद्य पदार्थ पर्ण से यानी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से तने या मूल में यानी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर विस्तृत किए जाते हैं। So these are some functions which are performed by process of diffusion in plants. So this is all for this presentation. See you all in next presentation. Thanks for watching.